तो हम किसी सेल को आसानी से कन्वीनियंटली पढ़ने के लिए हम सेल को 3 एरियाज में बांटते हैं। एक एरिया जो सेल की कवरिंग है, एक एरिया जो सेल को कंट्रोल करता है और एक एरिया जो सेल की सारी रिएक्शंस को परफॉर्म करता है। तो हमने सेल को इंडिविजुअली 3 पार्ट में बांटा है। सेल का कवरिंग एरिया वो कहलाता है सेल एनवेलप। सेल का कवरिंग एरिया जो सेल को कवर करता है ऊपर से वो कहलाता है सेल एनवेलप। अब कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनमें डबल कवरिंग होती है और कुछ सेल ऐसी होती हैं जिनमें सिंगल कवरिंग होती है। तो सेल एनवेलप में बेसिकली 2 चीजें आती हैं। एक सेल आती है सेल मेम्ब्रेन, और दूसरी चीज आती है सेल वॉल। ये दोनों मिल जाएं तब बनता है सेल का एनवेलप। अब सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो तो सभी सेल्स की कवरिंग है ही है। सेल प्लांट हो, सेल एनिमल हो, कवरिंग सेल मेम्ब्रेन तो होगी। लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग हो जाती है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल की कवरिंग वो कहलाती है सेल एनवेलप, और सेल एनवेलप में 2 चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन आती है और सेल वॉल आती है। एनिमल सेल में सिंगल लेयर कवरिंग है जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में डबल लेयर कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल एंड प्लस सेल मेम्ब्रेन। तो 2 तरह की ये चीजें मिल जाएं तब हमारी बनती है सेल मेम्ब्रेन। सेल एनवेलप के अंतर्गत आने वाली जो सेल मेम्ब्रेन है ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन बनी है लिपिड और प्रोटीन नाम के मॉलिक्यूल की। सेल मेम्ब्रेन लिविंग नेचर की होती है और साथ में फ्लेक्सिबल भी है। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्रोटीन की बनी है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है कि इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये स्ट्रेच कर सकती है, इसीलिए हम इसे फ्लेक्सिबल कह रहे हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली 2 काम करती है। पहला काम जो सेल मेम्ब्रेन करती है वो है सेल के साइज को मेंटेन करना, मेंटेन शेप ऑफ सेल। पहला काम, जैसी सेल मेम्ब्रेन वैसी सेल, तो सेल के शेप को मेंटेन करना सेल मेम्ब्रेन करना। दूसरा, कीप सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एनवायरनमेंट। फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, जो बाहर का वातावरण है उससे सेल के अंदर के मटेरियल को, सेल के अंदर के कंटेंट को अलग रखना, ये हमारा दूसरा काम। और एक और बहुत महत्वपूर्ण काम जो सेल मेम्ब्रेन करती है सेल के लिए कि यह कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस द सेल। कोई भी सेल अंदर, कोई भी चीज अंदर जाएगी, कोई भी चीज सेल के बाहर आएगी
सबको रेगुलेट करने का काम ये भी सेल मेम्ब्रेन करती है। ये 3 बेसिक काम है जो कोई भी सेल करती है, सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल की शेप को मेंटेन करना, दूसरा सेल के अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से अलग रखना, और कोई भी चीज़ सेल के अंदर जा रही है या बाहर आ रही है इसको रेगुलेट करने का काम भी ये सेल मेम्ब्रेन ही करती है। अगर सेल मेम्ब्रेन इस काम को ना करे तो सेल के अंदर हो सकता है कुछ गलत चीज़ पहुंच जाए जो सेल को नुकसान पहुंचा दे। तो इस काम को करने का कि सेल के अंदर क्या जा रहा है, क्या निकल रहा है, इसको रेगुलेट करने का काम भी सेल मेम्ब्रेन ही करती है, जो सेल एनवेलप का एक पार्ट है। अब कोई भी चीज़ सेल के अंदर या सेल के बाहर कैसे जाती है, मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल। किसी भी सेल के अंदर बाहर कोई भी चीज कैसे अंदर कैसे बाहर जाती है, तो वी हैव टू मेथड, देयर आर टू मेथड, 2 प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा कोई भी चीज अंदर या बाहर जाती है। पहला मेथड है डिफ्यूजन, उसके द्वारा चीजें अंदर बाहर जाती हैं, और दूसरी चीज है ऑस्मोसिस, उसके द्वारा भी चीजें अंदर बाहर जाती हैं। अब डिफ्यूजन के द्वारा क्या जाता है, डिफ्यूजन के द्वारा सभी प्रकार की गैसें, ठीक है, अगर किसी गैस को अंदर जाना है तो किस मेथड को फॉलो करेगी, और किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को अगर अंदर जाना है तो वो फॉलो करेगा ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर जाता है, और डिफ्यूजन के द्वारा गैसें जाती है। अब क्या आता है कि कैसे जाती है, हाउ गैसें मूव, गैसें कैसे अंदर बाहर जाती है। तो डिफ्यूजन को समझ लिया तो गैसों के मूवमेंट को समझना मुश्किल नहीं होगा। डिफ्यूजन होता है किसी भी चीज का अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी कपड़े को धोने के बाद पानी है हमारे पास, पानी में एक बूंद नील जो होता है उजाला उसकी डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम हम ये देखते हैं कि पूरे पानी नीला हो गया। वो क्या है, वो क्या हुआ, वो डिफ्यूजन है कि जो नीला रंग था वो अपनी अधिक मात्रा से और चारों तरफ जितना पानी था जहाँ उसकी मात्रा कम थी उधर गया, तो ये डिफ्यूजन है। एक कमरे में किसी कॉर्नर में एक इंटेंस स्टिक अगरबत्ती जलाई जाती है तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है, ये भी डिफ्यूजन है। जो अगरबत्ती की जो खुशबू की मात्रा थी वो अगरबत्ती की स्टिक में ज़्यादा थी, यानी कि मच फ्लेवरिंग मटेरियल वाज प्रेजेंट इन द स्टिक ऑफ इंटेंस स्टिक, वहाँ से वो पूरे कमरे में फैल गई, ये भी डिफ्यूजन है। तो किसी भी चीज़ का हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जाना वो कहलाता है डिफ्यूजन। अब होता क्या है, प्लांट के अंदर जो गैस कम होगी और जो गैस बाहर होगी ज़्यादा होगी, बाहर से वही गैस अंदर ज़्यादा जाती है। जैसे उदाहरण के लिए दिन के समय प्लांट 2 प्रक्रियाएं एक साथ कर रहा है, एक रेस्पिरेशन भी कर रहा है और उसी समय वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन का उपयोग करता है और फोटोसिंथेसिस में वो CO2 का उपयोग करता है। रेस्पिरेशन कम हो रहा है, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है।
रेस्पिरेशन में CO2 बनती है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनती है। तो फोटोसिंथेसिस चूंकि ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा ऑक्सीजन सेल के अंदर बन रही है और CO2 कम बन रही है। तो सेल के अंदर दिन के समय प्लांट सेल के अंदर जो गैस ज़्यादा मात्रा मिलती है वो है ऑक्सीजन। क्यों मिलती है? क्योंकि उसके अंदर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मच हायर ड्यूरिंग द डे टाइम। दिन के समय फोटोसिंथेसिस की रेट उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन बनती है उसके, और ज़्यादा ऑक्सीजन बनेगी तो सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगी। तो वो ऑक्सीजन चूंकि सेल के अंदर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो ऑक्सीजन हमेशा सेल के अंदर से बाहर की ओर आती है और CO2 वो अंदर जाती है, क्योंकि सेल के अंदर CO2 कम है और ऑक्सीजन ज्यादा है, और बाहर CO2 ज्यादा हो रही है और ऑक्सीजन कम हो रही है, इसलिए CO2 अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आता है। ये तो प्लांट की बात हुई। हम अपनी बात करें, हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं किसी में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सब में एक ही काम होता है, वो है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में CO2 बनती है। तो हमारी सारी सेल्स CO2 बना रही हैं, यानी कि हमारी सारी सेल्स में कंटेंट ऑफ CO2 इज मोर देन द कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए हम जो अंदर लेते हैं वो लेते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि बाहर ऑक्सीजन ज्यादा और अंदर कम है, और निकालते हैं वो मोस्टली CO2 होती है, क्योंकि अंदर जो CO2 बनी थी वो बाहर निकल जाती है। तो डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच any substance move from its higher concentration to the lower concentration। तो इस तरह से गैसें मूव करती हैं। प्लांट के अंदर CO2 जाती है, उसका इस्तेमाल फोटोसिंथेसिस में होता है, ऑक्सीजन बनती है और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं होती तो पौधा क्या करता है? पौधा हमारी तरह ही ऑक्सीजन अंदर लेता है और CO2 छोड़ता है, क्योंकि रात में केवल एक ही काम हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। इसलिए हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो ये कहते हैं कि रात के दौरान पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि रात के समय पौधा कौन सी गैस छोड़ रहा है? और वो CO2 हमारे शरीर के अंदर सफोकेशन पैदा कर सकती है, हमें ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी पर हमारे पे प्रभाव पड़ जाएगा, इसलिए हमें रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस थी जिसमें कोई भी चीज अपनी अधिक मात्रा से कम की ओर जाती है, और सेल के अंदर सभी गैसें, जो भी गैस को अंदर जाना है या जो भी गैस को बाहर निकलना है, वो डिफ्यूजन के द्वारा ही अंदर जाएंगी और डिफ्यूजन के द्वारा ही बाहर निकलेंगी। इसी तरह से दूसरा मेथड होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन आर नॉट टू सेपरेट वर्ड, दो अलग अलग शब्द नहीं है। इसमें भी कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है, इसमें भी हर पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है। बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि ऑस्मोसिस में कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर एक मेम्ब्रेन से होकर जाता है, जिस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। तो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। तो वो वाटर को तो आने जाने देती है, लेकिन वाटर में घुली हुई कोई अन्य चीज होगी तो उसको आने जाने नहीं देगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। उदाहरण के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि आपके पास किशमिश है, किशमिश को आप पानी में डालते हैं तो कुछ देर बाद किशमिश के दाने फूल जाते हैं। किशमिश के दाने क्यों फूले? क्योंकि पानी अंदर गया। पानी ज्यादा कहाँ था? बाहर। कम कहाँ था? अंदर। तो पानी अपनी अधिक मात्रा से कम की ओर गया, लेकिन गया किशमिश की मेम्ब्रेन से होकर, इसलिए वो मूवमेंट कहलाएगा ऑस्मोसिस। अगर हम किशमिश को किसी कलर्ड वाटर में डाल दें तो कलर्ड वाटर में डाल देंगे तो भी पानी ही अंदर जाएगा, कलरिंग एजेंट अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि पानी में अगर कलरिंग एजेंट मिलाया जाता है तो पानी सॉल्वेंट ही रहेगा
और कलरिंग एजेंट सॉल्यूट रहेगा और सॉल्वेंट ही अंदर बाहर जाता है, सॉल्यूट अंदर बाहर नहीं जाता सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से होकर। तो किसी भी वाटर का अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाना वो कहलाता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के द्वारा पानी का मूवमेंट होता है। जैसे जड़ें मिट्टी में होती हैं और मिट्टी में पानी होता है, तो पानी ऑस्मोसिस के द्वारा ही जड़ों में एंटर करता है। ये दो प्रोसेस हैं जिनके द्वारा कोई भी चीज सेल के अंदर या बाहर जाती है, लेकिन गैसें डिफ्यूजन के द्वारा जाएंगी और पानी ऑस्मोसिस के द्वारा ही जाएगा। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, इनमें बेसिक डिफरेंस यही है कि इसमें कोई भी पदार्थ, सॉलिड लिक्विड गैस, कोई भी पदार्थ अपनी अधिक मात्रा से कम की ओर जा सकता है, लेकिन इसमें केवल पानी ही अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर जाता है। इसमें किसी तरह की मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो किसी न किसी मेम्ब्रेन से होकर ही होगा। तो ये डिफ्यूजन जो होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें किसी मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑस्मोसिस एक बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, जिसमें कि एक मेम्ब्रेन जिसे हम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन कहते हैं उसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। इस तरह से कि पदार्थ सेल के अंदर बाहर मूव करते हैं। अगर हम सेल को तीन अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में रखें तो सेल, पहला सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर किसी सेल को हम पहले तो मैं तीनों सॉल्यूशन को क्लियर कर दूं कौन से होते हैं। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पानी ज्यादा हो और सॉल्यूट कम हो। सॉल्यूट होता है जो पानी में घोला जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं हाइपो। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पानी कम हो और सॉल्यूट ज्यादा हो उन्हें कहते हैं हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंटेंट इक्वल रहता है उनको कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब किसी सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा। हाइपोटोनिक मींस द कंटेंट ऑफ वाटर इज मोर देन द कंटेंट ऑफ सेल। देन जो पानी होगा बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो पानी इसके अंदर एंटर करता है, सेल के अंदर जाता है और सेल स्वेल अप कर जाती है। तो अगर किसी सेल को हाइपो में रखा तो सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेल स्वेल अप करेगी ड्यू टू द एंट्री ऑफ वाटर। अगर किसी सेल को हाइपर में रखा, हाइपर का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंटेंट ऑफ वाटर सेल की कंपैरिजन में कम होता है, यानी सेल के अंदर ज्यादा है और बाहर कम है। जैसे हम चाशनी बनाते हैं, चाशनी में क्या होता है, पानी कम होता है, चीनी ज्यादा हो जाती है, सॉल्यूट ज्यादा हो जाता है, सॉल्वेंट कम बढ़ जाता है। तो ऐसा सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखेंगे, सेल विल लूज द वाटर, सेल वाटर को लूज करेगी और लूज करके श्रिंक हो जाएगी। अगर किसी सॉल्यूशन को, सेल को आइसोटोनिक में रखते हैं तो सेल की शेप पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें कंटेंट ऑफ सॉल्यूट इन वाटर इज इक्वल टू द कंटेंट ऑफ सॉल्यूट इन वाटर इन सेल। सेल में जितना पानी है उतना ही बाहर है, सेल में जितना सॉल्यूट है उतना ही बाहर है। तो ऐसे सॉल्यूशन में जब हम सेल को रखते हैं तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलता रहेगा, यानी सेल की शेप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो किसी भी सेल को हाइपो में रखते हैं तो सेल स्वेल अप करती है, जैसे किशमिश को पानी में डाल देते हैं किशमिश स्वेल अप करती है। किसी भी सेल को अगर हाइपर में रखते हैं तो वहाँ सेल श्रिंक करती है, जैसे कि किशमिश को अगर हम चाशनी में डालेंगे तो वो श्रिंक कर जाएगी। किसी भी सेल को आइसो में डालते हैं, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द शेप ऑफ सेल,
तो उसे हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सेल की शेप पर और सेल के साइज पर। तो ये हमने फर्स्ट टॉपिक सेल मेम्ब्रेन सेल एनवेलप के अंतर्गत पहला पार्ट दिया। तो एक रिवीजन 2 मिनट में लेता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन सेल एनवेलप का पहला पार्ट है, सभी सेल्स की कवरिंग होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी है, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है। फंक्शन सेल की शेप को मेंटेन करती है, किसी भी चीज के आने जाने को नियंत्रित करती है, और साथ में सेल के कंटेंट को बाहर के एटमॉस्फेयर से सेपरेट रखती है। कोई भी सेल के अंदर मटेरियल मूव किस मेथडों से करता है, या तो वो मेथड से मूव करता है डिफ्यूजन से, या फिर मूव करता है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस किसी भी पदार्थ का पानी का अपनी हायर मात्रा से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जाना थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस है, और किसी भी कंटेंट सब्सटेंस का अपनी अधिक मात्रा से हायर कंसंट्रेशन से लोअर की ओर जाना वो कहलाता है ऑस्मोसिस। तो सभी गैसें ऑस्मोसिस के द्वारा जाती हैं, और वाटर जो होता है वो सभी गैसें डिफ्यूजन के द्वारा जाती हैं, और वाटर जो है वो ऑस्मोसिस के द्वारा जाता है। और सेल को अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में रखा जाए, हाइपर में रखा जाए तो सिंक करेगी, हाइपो में रखा जाए तो स्वेल करेगी, आइसो में रखा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि हाइपो में रखते हैं पानी एंट्री करती है इसलिए स्वेल करती है, हाइपर में रखते हैं पानी बाहर निकलता है इसलिए सिंक करती है, और आइसो में रखते हैं तो कोई फर्क इसलिए पड़ता है कि जितना पानी एंटर करता है उतना ही पानी बाहर भी निकल आता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक में हम सेल एनवेलप के सेकंड पार्ट सेल वॉल पर बात करेंगे।